हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग एक अति संभावित पूरे पेपर का हल करेंगे। 80 सवालों का यह पेपर होगा, जिसमें से हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले, मैथ के क्वेश्चन देखने वाले और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों, आज से ठीक 15 दिन बाद यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की शुरुआत होने जा रही है। तो साथियों, पेपर से पहले हम लोग अधिक से अधिक पेपर को हल करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि हमारे पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि साथियों आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के इस पूरे पेपर को आप जरूर हल करिएगा, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति संभावित पेपर के प्रश्न हैं, वो प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक अंदाजा भी मिलेगा, एक आइडिया भी मिलेगा कि आपके 8 जून के, 9 जून के और 10 जून के 6 शिफ्टों में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के। तो उसी तरह सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस क्लास में 80 सवाल तो होगा, लेकिन आप सभी का टारगेट भी होगा। 45 सवाल आप सभी को खुद से सही करने होंगे। एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आगामी जो भी आपका पेपर होगा 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो यह फुल पेपर देने के लिए तैयार रहिए। लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछेंगे, लेकिन साथियों ना, सवाल का लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है। तो अपनी तैयारी को जरूर जांचिएगा कि आप सभी का चारों सेक्शन में कितना स्कोर बना। पहले जीके होगा, हिंदी होगा, उसका बाद रीजनिंग होगा, उसका बाद मैथ होगा, लेकिन थोड़े से सवाल का लेवल हमने इस पेपर में ना उठाया है आपके लिए। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, 80 सवाल को आप जरूर हल करिएगा। इन 80 के 80 सवालों का उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा अपने परीक्षा में जाने से पहले, एक नज़र में। ठीक है, तो चलिए आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। लास्ट में स्कोर आपसे जरूर पूछेंगे, जरूर बताइएगा स्कोर। देखिए, पहला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? तो साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान का अनुच्छेद 235 है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कि कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? ये सवाल साथियों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वो धारा कौन सी है? धारा 66C है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो एनजीटी 2010 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है? बताइए साथियों, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। ओके, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया था? बताइए साथियों, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया था? बताइए आप सभी लोग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्णित किया था। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है? बताइए साथियों, भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है? जब से उसकी 18 वर्ष नहीं हो जाती है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, यदि कार्यकाल रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी होना चाहिए? बताइए, 1 वर्ष के भीतर होनी चाहिए, 6 महीने के भीतर, या तुरंत, या 2 महीने के भीतर? यदि कार्यकाल रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी होनी चाहिए? तो ध्यान रखेंगे 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुआ? नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुआ था? तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो साथियों अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो याद रखिए 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए भाई हमने एग्जाम से पहले भाई 2 मॉक टेस्ट का रियल एग्जाम रिहर्सल तैयार किया है। ये साथियों पहला प्लेटफॉर्म होने वाला है कि आप बिना नेट का अपने ऑनलाइन टेस्ट देंगे। भाई आपका मन जितना भी हो उतना बार इस टेस्ट को लगाइए। ऑनलाइन आप सभी को टेस्ट है, इसमें टाइमर के साथ पूरे 120 मिनट का समय चलेगा। हर एक क्वेश्चन को आपको साथी जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट होता है ना वैसे आप सभी का होने वाला है भाई। जैसे कि 2 टेस्ट हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे पहली बार में, ठीक है। एक तो बेसिक लेवल का टेस्ट होगा, उस जो भी आपका मन है चाहे बेसिक टेस्ट को लगाइए, चाहे साथों स्टैंडर्ड लेवल या बिल्कुल टफ लेवल लगाइए, ठीक है। ऑनलाइन आप सभी का मॉक टेस्ट होगा, रियल एग्जाम इंटरफेस होगा, ऑल इंडिया रैंक आप सभी को मालूम होगा। इसके अलावा साथियों ना संपूर्ण आप सभी को 5 मॉक टेस्ट फ्री भी मिलने वाला है। मॉक टेस्ट का मतलब जानते हैं फ्री में क्या है? पूरा संपूर्ण आपका जीके है, आपका हिंदी है, मैथ, रीजनिंग कंप्लीट पूरा क्वेश्चन इसमें मिल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो साथियों आपको कैसे सॉल्व करना है, ये टेस्ट कैसे लगाना है तो हम आपको बताएंगे। तो जैसे साथियों आप कमेंट बॉक्स में एक लिंक आप सभी को दिखाई दे रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप क्लिक करेंगे ना तो ऐसा आपको एक इंटरफेस खुलेगा। नीचे आप देखेंगे बाय नाउ होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। इंटरफेस आएगा तो आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिए। इससे साथियों आपको मालूम चलेगा आपका रैंक किस नंबर पे आया है, हमें भी मालूम चलेगा। और साथियों तो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको मात्र इसके लिए 49 रुपीज़ पे करना होगा। ये प्लेटफॉर्म भाई सारा रुपीज़ जो भी आपका पैसा वो प्लेटफॉर्म के पास ही जाएगा, मेरे पास नहीं जाएगा, बस मेरा कॉन्टेंट आपके पास पहुँचना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो मात्र 49 रुपीज़ में तो आप इसमें से किसी से भी पे कर सकते हैं, या तो साथ ही आप UPI ID भी पे कर सकते हैं, या तो आप स्कैनर से भी पे कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ओके मेरे दोस्त, तो आप पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने 4 पेपर ऐसे खुलेगा, ठीक है। 4 पेपर खुलेगा। एक तो देखिए एडवांस पेपर खुलेगा, एक टॉप एडवांस, जो भी आपको पेपर देना है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा भाई। डाउनलोड करेंगे, आप जानते हैं इस पेपर की खासियत बात क्या है कि जब इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप पेपर देंगे चाहे एडवांस चाहे टॉप, इसका भाई सारा क्वेश्चन का ना PDF भी हम आपको अलग से हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ भी प्रोवाइड करेंगे, उसी में दिया रहेगा, ठीक है। जैसे इंटरफेस ऐसे आएगा, 150 पूरा क्वेश्चन आएगा, 120 में टाइमर रहेगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, स्टार्ट टेस्ट रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट पे करेंगे तो तुरंत आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा भाई। इस तरह से क्वेश्चन आपका ओपन हो जाएगा। लगाना स्टार्ट करिए भाई, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी नीचे दिया रहेगा। लेकिन हाँ, जब से 2 घंटे आप पेपर आपका समाप्त नहीं होगा तब तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका माने कि हमें तुरंत आंसर चाहिए तो आप दूसरा PDF डाउनलोड कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा उसी में। तो भाई जल्दी करिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम ग्रुप आप जोड़े जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जरूर भाई लीजिए, सभी को एक बार टेस्ट को दीजिए, एनालिसिस करिए। यदि आपका रिव्यू बढ़िया आता भाई आपको हम अलग अलग से सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, 38 सवाल GK, 37 सवाल हिंदी, 55 सवाल रीजनिंग, 20 सवाल गणित का। बस एक बार टेस्ट आप दीजिए भाई, सभी लोग दीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला, आपको एकदम फील होगा कि आप रियल एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण हैं? तो साथियों अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण हैं? तो पूरे याद रखिए 3 चरण होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली यानी FCSS किसने शुरू की थी? यानी किस मंत्री या गवर्नर या अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जी शुरू ने किए थे? भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली किसने शुरू की थी? तो याद रखिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने शुरू की। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को,
किस देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है? तो साथियों बताइए भारतीय संसद में किस समिति को अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है? तो सार्वजनिक लेखा समिति को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ? तो 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था? तो भाई राज्य अपहरण का सिद्धांत के कारण। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि भाई हम ये नहीं चाहते कि आपका एक भी दिन का मिस नहीं हो, क्योंकि भाई डेली 2-2 पेपर हम करवा रहे हैं। इसके बीच में आपका एक और क्लास आएगी भाई जिसमें संपूर्ण आपको अलग से जीके हिंदी का क्लास भी मिलेगी। ओके इसलिए भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है? तो बताइए साथियों C4 पौधे का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो मक्का का है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा हैं? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्सा हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है? तो बताइए साथियों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है? तो धारा 298 जिम्मेदार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? बताइए साथियों डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो सर जी 2015 में शुरू किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहते हैं? मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा स्टैटू 5 कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? तो इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? तो साथियों याद रखिए गूगल ड्राइव है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा रिपीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके और साथियों लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। शुरुआत में सबसे पहले 38 सवाल जीके का होगा भाई, जो बिल्कुल थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के लग रहे हैं, जरूर बताइएगा स्कोर भाई आप लोग, ठीक है। यूपीआई भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो साथियों यूपीआई भुगतान प्रणाली ये किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो याद रखिए एनपीसीआई द्वारा विकसित की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 23 नंबर को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो साथियों याद रखिए अनुच्छेद 47 करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए नहीं है? तो साथियों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन सा अनुसूची संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए नहीं है? तो अनुसूची 7 नहीं है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए साथियों 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे सर जी केरल राज्य का वो तो है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, और साथियों आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक टारगेट बता रहे हैं, जैसे कि आपका पेपर 2 घंटे का होगा ना,
इसी 120 मिनट में आप सभी को देखिए 38 सवाल जीके मिलेगा, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा, 55 सवाल देखिए रीजनिंग का मिलेगा और 20 सवाल गणित का मिलेगा। इस तरह से आप सभी का पूरा सेक्शन होने वाला है इतने इतने क्वेश्चनों का। तो जो साथियों 38 सवाल जीके आएगा ना, तो इसमें टारगेट आप कम से कम 35 सवाल का रखिएगा, ठीक है। उसका देखिए 37 जो हिंदी के सवाल है, इसमें भी आप भाई मैक्सिमम 35 सवाल सही करने का टारगेट रखिएगा, ठीक है, इस टाइम की बात करें। और रीजनिंग में जो आपका 55 सवाल आएगा, इसमें भाई आप 50 सवाल टारगेट रखिएगा, और जो गणित के 20 सवाल आएंगे इसमें 55 का टारगेट रखिएगा। तो साथियों याद रखिएगा, इतने का टारगेट आप लेकर गए इस टाइम, तो आपकी तैयारी उसी प्रकार होगी, आपके दिमाग में चलेगा कि हमें इतना स्कोर सही करना है। यदि आप मॉक टेस्ट को लगाएंगे ना, जो रिहर्सल के तौर पर हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इतने का टारगेट रखिएगा, ठीक है। तो साथियों 150 सवाल आएगा, तो टारगेट आप सभी का 135 होना चाहिए, यानी कि 300 नंबर में से आप सभी को 270 नंबर लाना ही लाना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। इतने ही टारगेट रखिएगा, और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे 150 के 150 सवालों को हल करिए। पहले गोला भरी, आपके हाथ में जब प्रश्न पत्र आएगा, उत्तर सीट आएगा, तो उत्तर में आपको 135 सवाल तो बिल्कुल सही भरना है, ठीक है। आपका पेपर ऑफलाइन होगा, आप जानते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को पेपर को इतना टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। देखिए माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलिमंजारो। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, आरटीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो साथियों आरटीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो धारा 19 के तहत। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती पर कर लाभ प्रदान करती है? क्योंकि साहब देखिए, हम जो ये धारा के सवाल हम इसलिए करा रहे हैं कि जो आपका यूपीएसआई का पेपर कंप्लीट हुआ है अगले नेक्स्ट मार्च के महीने में, और होमगार्ड का पेपर जो समाप्त है उसमें भाई धारा का सवाल पूछा गया था, इसलिए हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती पर कर लाभ प्रदान करती है? तो दोस्त मेरे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, धारा 24 है वो, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आदि के लिए दंड का प्रावधान करती है? बताइए साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आदि के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो साथियों धारा 66 EF है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? तो वो तो सर लिंक्ड इन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड सवाल आपके एग्जाम के लिए, इसे तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? तो बताइए साथियों, भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? तो दोस्त मेरे तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो आप कहेंगे संसद के पास होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? तो अनुच्छेद 48 का करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सोच समझ कर बताइएगा। तो संसद के दोनों सदन करते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, राज्यसभा लोकसभा करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है? तो साथियों, आपके पास कोई लिंक आता होगा,
आप इस तरह से देखते होंगे। तो आप कैसे ये पता करें कि वो लिंक आपका सही है या फेक है, आप सभी से साइबर ठगी हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए, लिंक में ना हमेशा मेरे दोस्त HTTPS हमेशा रहता ही रहता है। लास्ट में हमेशा यदि यस नहीं रहा तो समझिए कि वो लिंक फेक है। ठीक है, जैसे ये देखिए बी ऑप्शन HTTP, ये आपका गलत होता है भाई, यस होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है भाई वेबसाइट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, प्रीफिक्स ये सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 37 को, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो सर जी 2016 में शुरू की गई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो सर जी राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए साथियों 38 सवाल जीके कंप्लीट हो गया। आप सभी कितना स्कोर बना जीके सेक्शन में? अब हम लोग साथियों हिंदी के सवाल देखेंगे, लास्ट में हिंदी का स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें तो सर जी पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यानी उसे हम क्या बोलेंगे? अवसरवादी बोलेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, कपकपी छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो साथियों कपकपी छूटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी डर से शरीर कांपना हो जाएगा, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, घंटी बजी है कोई आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी है कोई आया है, तो इसमें साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घंटी बजी कोई आया है, अनिश्चय एक लग रहा है ना भाई, अनिश्चय की तरह, यानी फिक्स नहीं है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? बताइए साथियों कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया, ये वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताइए। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताना है, तो कौन सा है? तो आप कहेंगे चित्रलेखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यास का नाम बताएं। बताइए साथियों प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार का नाम बताना है, कौन है तब? तो ममता कालिया हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? बताइए दोस्त मेरे कौन सा शब्द तद्भव है इनमें? तो सर जी मौत एक तद्भव शब्द होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर में जब सवाल हमें देखे तो हमारा कॉन्फिडेंट लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हाई होना चाहिए। इस बार आप सभी को सबसे अच्छा स्कोर करना है भाई। आप देख रहे होंगे कि इस बार यूपी का जितना भी एग्जाम हो रहा है कट ऑफ तो या बहुत हाई चला जा रहा है तो बहुत कम ही जा रहा है। बस अभी यूपी होमगार्ड क्या बारी है भाई, देखते हैं एग्ज़ाम से पहले आ जाता है या एग्ज़ाम से बाद आता है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाए यूपी कांस्टेबल के, क्योंकि तभी तो कई स्टूडेंट वहाँ पर भी तो जाएंगे भाई, है ना। देखते हैं भाई, लेकिन तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इच्छा का परिवाची शब्द बताइए, इच्छा का परिवाची तो लालसा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो साथियों इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सर जी ई प्लस उ मिलकर न्यून हुआ भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए साथियों, चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। जबरदस्त तरीके से आप सभी को बताना है। देखिए, वह दिनों रात काम करता है,
क्या भोजन किए हैं, गलत है भाई। उसने प्राणों की बाजी लगा दी, यानी ये मुहावरे के बिल्कुल, ये मुहावरा एक तरह का है। मैं नया पोशाक पहनूंगा, तो सी ऑप्शन भाई इसमें शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। धूप के धान काव्य के रचयिता कौन है? धूप के धान काव्य के रचयिता कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर है भाई। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बताइए साथियों, वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर यानी कविता संग्रह के लिए साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यानी किनको दिया गया था? तो याद रखिए कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द, देखिए तत्सम शब्द की बात कर रहा है। अंधा तद्भव है, कबूतर भी है, श्वास, श्वास एक तत्सम शब्द है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। वह थककर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो साथियों वह थककर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानना है। बताइए कौन सा शब्द होगा? तो ये क्रिया विशेषण होगा, थककर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो सर इसमें तो एक प्रकार का संकेतवाचक मिल रहा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथियों, आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। क्लास आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसलिए भाई हम डेली कहते हैं कि आपका एक भी दिन का क्लास मिस ना हो, इसलिए भाई हम डेली क्लास में ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे भाई। आप एग्जाम तक भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ठीक है, डेली जो भी क्लास आ रही है उसको हल करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो साथियों कौन सा शब्द तत्सम है? तो एकादश एक तत्सम शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में 3 किलो कौन सा विशेषण है? बताइए साथियों, भाववाचक है, परिमाणवाचक है, संबंधवाचक या स्थानवाचक? भाई 3 किलो यानी कि ये परिमाणवाचक है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्न विकल्पों में से यड़ संधि पहचानिए। बताइए यड़ संधि कौन सा इनमें से? तो सु प्लस अल्प, स्वल्प, यानी पहला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पहचानिए। अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पहचानना है, कौन सा होगा? जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलेंगे। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द बताइए। तो साथियों एक अनेकार्थी शब्द बताइए, इनमें से कौन सा है? तो अर्क एक अनेकार्थी शब्द है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? बताइए साथियों 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो याद रखिए साथियों केदारनाथ सिंह को मिला था। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है गुरु। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे कोई विकार ना हो। जिसे कोई विकार ना हो तो क्या बोलेंगे? जिसे कोई विकार ना हो तो साथियों उसे क्या बोलेंगे? निर्विकार। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साथियों किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा रामदरस मिश्र को किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, इस वाक्य का वाच्य बताइए। पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, इस वाक्य का वाच्य बताइए, कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। अब देखिए साथियों यहाँ से अब आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लास होगी। तो साथियों टारगेट रखिएगा ना जितना भी हम रीजनिंग और मैथ का सॉल्व कराएं आपसे एक भी गलती ना हो।
जैसे पहला 66 क्वेश्चन देखिए, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है? बताइए आप सभी लोग सोच समझ कर। तो साथियों घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है? आप जानते हैं कि 12 घंटे में, तो साथियों 12 घंटे में ना 22 बार बनाती हैं। तो उसी प्रकार 24 घंटे में कितनी हो जाएगी भाई? 44 बार समकोण बनाएंगे। आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटा, तो घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है? 44 बार बनाती है। आप साथियों ने इसे मौखिक रूप में याद रख लीजिए, केवल 2 नंबर में ये सॉल्व पूछ सकता है, तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? बताइए साथियों इस सवाल का परफेक्टली आंसर क्या बनेगा? बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई ये, यानी श्रृंखला को पूरा करना। देखिए 2 आपको अक्षर बताना होगा। जैसे देखिए ए एफ के दिया है, ए एफ के दिया है, ठीक है, फिर डैश दिया है, फिर बीच में यू दिया है, फिर डैश दिया है। बताइए जब इस तरह का सवाल आया तो आप क्या करें? हर एक अक्षर का कोड करिए। ए होता है 1 नंबर का, एफ होता है 6 नंबर का, के होता है 11 नंबर का। अब देखिए साथियों 1 से 6 तो +5 हुआ है, 6 से 11 +5 हुआ है। तो इसी प्रकार यदि हम 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा साथियों? 16 होगा। अब 16 पे कौन अक्षर होता है? पी होता है। अब देखिए यहाँ से 16 से 21, अब आप जानते हैं यू कितने होता है? 21 का होता है। तो 16 5 देखिए इसमें भी 21 हुआ है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 21 में 5 करेंगे तो कितना होगा? 26 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। अब 26 कौन अक्षर होता है? जेड होता है, यानी यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो ऐसे ये जाकर आपका सवाल हल हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या बनेगा? अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है? बताइए साथियों, बताइए हल करिए। अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, विषम संख्या वो संख्या जो 2 से नहीं कटती है। चलिए भाई वो हम सम संख्या देखते हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या। जैसे देखिए 2 कौन संख्या होती है? सम संख्या। तो इसके पहले एक विषम संख्या यानी 1 मिल गया 2, ठीक है। फिर उसको देखिए एक 6 है, 6 एक कौन संख्या होती है? सम संख्या। तो इसके ठीक पहले एक विषम संख्या 3 है, तो ये 6 भी मिल गया, ठीक है। फिर उसको देखिए 8, 8 कौन सी होती है भाई? एक सम संख्या होती है, तो इसके ठीक पहले एक विषम संख्या 7 है, तो 8 भी मिल गया भाई, 1 मिल गया। फिर उसका देखिए 4, ये 4 आपका साथियों एक सम संख्या, लेकिन इसके ठीक पहले 8 दिया है, लेकिन 8 भी तो एक सम संख्या, ये 4 नहीं होगा भाई। उसका देखिए एक 2 यहाँ पे है, 2 भी एक क्या है? सम संख्या। तो इसके ठीक पहले एक विषम संख्या 3 है, ये 2 भी हो गया भाई, ये वाला 2। फिर देखिए फिर सम संख्या ये 6 है, 6 के ठीक पहले एक 7 देखिए क्या है भाई? विषम संख्या, यानी 6 भी हो जाएगा, एक सम संख्या जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या है। फिर 4 देखिए यहाँ पे है सम संख्या, लेकिन इसके पहले भी सम संख्या है, लेकिन हमें तो विषम संख्या देखना है। फिर देखिए यहाँ पे 2, 2 भी आपका है, इसके ठीक पहले एक विषम संख्या 7 है। अब कोई आपका सम संख्या नहीं है। तो साथियों ऐसे कितने सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है? तो 6 संख्या है। देखिए 2 है, 6 है, 8 है, 2 है, 6 है, 2 है, यानी 6 टोटल ऐसी सम संख्या जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। देखिए 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ, एक गोले में खड़े हैं। जैसे एक आपका गोला है, 6 लोग इसमें खड़े हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, ठीक है। तो सवाल क्या बोला कि देखिए बी एफ तथा सी के मध्य, बी जो है ना एफ तथा सी के मध्य में है। तो ऐसा काम करते हैं, तो एफ और सी के मध्य में बी है। तो साथियों देखिए पहला लाइन बी जो है वो एफ तथा सी के मध्य में है, यानी एफ और सी के बीच में बी बैठा है। दूसरा का लाइन देखिए ए जो है ई तथा डी के मध्य में है, तो डी और ई के मध्य में कौन है? ए है। तो साथियों सवाल क्या पूछा है कि एफ जो है डी के बाएं है। यहाँ पर देखिए डी के बाएं एफ हो गया, यहाँ पर बैठ गया भाई, ये तो अपने आप सवाल कंप्लीट हो गया। तो बी तथा डी के मध्य कौन है? तो साथियों बताइए बी और डी के मध्य कौन सा है? देखिए यहाँ पे डी यहाँ पर है, बी यहाँ, तो इसके मध्य में कौन है? गुरु एफ है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए आप सभी लोग किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में?
2 लाइन में सवाल पूरा हो गया भाई। प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस खूब मन से करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का करिए, ज़बरदस्त तरीके से करिए। ठीक है दोस्त मेरे, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। तो साथियों आपको किसी भी सवाल पे यदि डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 220, 284, 326 डैश डैश। 220, 284, 356, बताइए क्या आएगा अगली संख्या। नंबरों का श्रृंखला बढ़ा है गुरु, 220 से 284, यानी इसमें प्लस 64 डायरेक्ट किया है। 284 से 356 यानी 84, 16, 56, 16, 72 यानी प्लस 72 हुआ इसमें। अब देखिए साथियों 64 से 72, इसमें देखिए प्लस 8 हुआ है, तो हम 72 में प्लस 8 करेंगे कितना आएगा, 80 होगा। अब हमें 356 में ये प्लस 80 करना होगा भाई, है ना। तो 356 में 80 जोड़िए कितना आएगा, 80 में हम 20 दे देंगे तो 100 हो जाएगा, 400, और 56 में से 20 घटा यानी 436 आना चाहिए भाई। देखिए 436 ऑप्शन में दिया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें साथ ही प्लस 64 प्लस 72 प्लस 80 का रिलेशन लगा है, प्लस 8 2 बार भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। यदि हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते तो आकाश का रंग क्या होगा, बताइए साथियों। सभी बताएंगे आकाश का रंग क्या होता है। तो साथियों आप बताइए कि जो आकाश होता है इसका रंग क्या होता है। आप कहेंगे आकाश का रंग तो सर जी नीला होता है। तो नीला को प्रश्न में बोला गया, कहा गया वो देखिए, यदि हवा को हरा किया गया, हरे को नीला, नीले को आकाश, तो साथ ही आकाश का रंग कैसा होगा, आकाशी होगा। क्योंकि भाई आप जानते हैं ये लॉजिक वाला सवाल होता है। जैसे कि हमसे सवाल क्या पूछा है, आकाश का रंग क्या है, तो आप जानते हैं आकाश का रंग नीला होता है। पहली बात तो ये है। तो आकाश का रंग जब नीला है तो सवाल में नीले को कहा क्या गया ये आपको चेक करना है। नीले को देखिए आकाश कहा गया यहाँ पर, नीले को आकाश, तो यही आपका राइट आंसर होगा। आकाश का रंग क्या होगा, आकाशी होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो साथियों एक ऐसा पंक्ति आपका है ना, पंक्ति को हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए लड़कों की पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, यानी बाएं छोर से हम विजय को यहाँ पे लिखते हैं, भी से विजय मान लेते विजय हो गया। ठीक है, ये 10वां पोजीशन पे है। ठीक है मेरे दोस्त, और बोला है कि 10वें स्थान पे, और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पे है। और विक्रम जो ये ना, ये जो विक्रम है, ये जो विक्रम वो 7वें स्थान पे हो गया। ठीक है, अगर विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं, यानी साथियों इनके बीच में ना, इनके बीच में टोटली 11 लड़के हैं। तो साथियों पंक्ति में कितने लड़के हैं बता दिया भाई, इन तीनों को जोड़ दिया आपको पंक्ति मालूम हो जाएगा ना। 10 + 11 + 7 कितना हो जाएगा, 10 11 21 + 7 28, टोटल कितने लड़के होंगे, 28 लड़के तो होंगे भाई। यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आसान सवाल हो गया भाई ये तो, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, बताइए किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। ध्यान से देखिए, यानी जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNO ऐसे होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। जैसे देखिए W23 होता है, O15, ये तो भाई देखिए क्रम में नहीं है, क्योंकि 15 के बाद आपका 23 आता है, न कि 23 के पहले आपका 15 आ जाएगा, गलत है। डीजल देखिए, D देखिए 4 R 18, ठीक है, I 9 हो गया, लेकिन B ऑप्शन में नहीं होगा। स्विम देखिए यस 19 W23 I बीच में दिया, ये गलत हो जाएगा। D ऑप्शन आपका सही है। देखिए जैसे ये होता है 1 नंबर का, L 12 नंबर का, M 13 नंबर का, O 15 नंबर का, यस 19 नंबर का, T 20 नंबर का। अब देखिए साथियों आप ABCD करते तो 1 के बाद 12 आता ही, कभी भी आएगा ना, जब ABCDEFG हम करेंगे तो 12 आएगा ही, 12 के बाद 13 आएगा ही, 13 के बाद 15 आएगा ही, 15 के बाद 19 आएगा ही, 19 के बाद 20 आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे देखिए वर्क में देखिए जैसे WORK है, W23 O15। अब देखिए 23 के पहले 15 के बाद में आएगा, बताइए पहले आएगा ना, तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे डीजल दिया आपका DRIZZLE, अब D देखिए 4 तो R 18, फिर I देखिए दे दिया भाई, 4 के बाद 9 होना चाहिए था, तब क्रम में होना चाहिए, जैसे क्रम आपका चलता है।
ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपके क्या है, क्रम में है भाई अंग्रेजी वर्णमाला के। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, जैसे ये निर्मला ये हो गई है ना, ये निर्मला हो गई, तो निर्मला कहेगी वह मेरी बहन की माँ की इकलौती बेटी की है, मेरी माँ की इकलौती बेटी की है, इसकी बहन होगी भाई ये, ठीक है। अब वो इसको कर लेते माइनस कर लेते भाई, लड़कियों के लिए माइनस करते, ये माँ हो गई इसकी, ठीक है। यानी साथ देखिए सवाल को समझिए, वह मेरी बहन की माँ की इकलौती, यानी अपनी माँ की बात करी, यानी मेरी बहन, यानी मेरी बहन क्या होगी, जो उस मेरी बहन की माँ होगी वो मेरी भी माँ तो होंगी, मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है, यही सवाल है ना। तो निर्मला का उस महिला से क्या संबंध होगा, निर्मला का उस महिला से क्या संबंध होगा बताइए दोस्त मेरे भाई की जो बेटी है, मान ली मैं एक लड़की हूँ, तो उसका रिलेशन क्या बने, जैसे माँ हो गई, अब इसका साथ वो बेटा है, ये जो बेटा है इसको प्लस कर लेते हैं, बेटा है। अब ये बेटा जो महिला होगी क्या होगा भाई, इसका रिलेशन क्या बनेगा बताइए, बुआ के रूप में होगी ना भाई, बुआ के रूप में, क्यों बुआ के रूप में होगी नहीं, बताइए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने भाई की बेटी की बात कर रही है भाई, तो क्या लगती भाई, बुआ लगती भाई। तो सवाल पूछा निर्मला को उस महिला से क्या संबंध है, दो बुआ का रिलेशन है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को, यदि आप दक्षिण पश्चिम को मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, पहले दिशा बना लेते हैं, आप देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साथ देखिए ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। अब इसका उपदिशा भी बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा दोस्त मेरे, ठीक है, ये आपका वेस्ट साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। तो सवाल बोला कि दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट साउथ की तरफ है भाई, दक्षिण पश्चिम इधर हम लोग अपना मुंह करके खड़े हैं वेस्ट साउथ की तरफ, तो यहाँ से 180 डिग्री दाएं ओर, यानी 180 डिग्री दाएं मोड़ हमें और क्या करना है, मुड़ना है। तो देखिए आप जानते हैं कि एक तो भाई 90-90 डिग्री का होता है, जब हम उपदिशा बना लेते हैं तो 45-45 डिग्री का हो जाता है। देखिए जब हम वेस्ट साउथ पे हैं तो यहाँ से आएंगे वेस्ट पर तो 45 डिग्री हो जाएंगे। अब जब हम वेस्ट से डायरेक्ट नॉर्थ पे आएंगे ये पूरा 90 डिग्री का होता है, यानी देखिए वेस्ट साउथ से हम वेस्ट पे 45 डिग्री, ठीक है। अब वेस्ट से डायरेक्ट नॉर्थ पे आए तो कितना हो गया, 90 और 45 135 हो जाएगा भाई, 135। अब 135 में हम कितना जोड़ दें कि 180 45, यानी साथियों अब हमें 45 और जाना होगा, नॉर्थ ईस्ट पे आ जाएंगे। यानी साथियों हम जब दक्षिण पश्चिम को मुंह करके खड़े और हम 180 डिग्री घूमेंगे ना तो हम वेस्ट साउथ से नॉर्थ ईस्ट पे आ जाएंगे, इतना आपका 180 डिग्री वो भी दाईं साइड में। तो नॉर्थ ईस्ट यानी क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर पूरब होना चाहिए, उत्तर पूरब, देखिए बी ऑप्शन। तो अब हम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो उत्तर पूरब की तरफ खड़े हैं, ठीक है। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, A5 BC, A4 CE, A3 DG डैश डैश A1 FK। जब साथियों अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आपको नंबर को हल करना है। देखिए 5 4 3 घट रहा है भाई, 5 4 3 2 आना चाहिए नंबर में। देखिए 2 2 चारों ऑप्शन में 2 2 ही दिया है, यानी कि यहाँ आपका 2 नंबर आएगा। अब देखिए ए ए ए तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा भाई, फिर देखिए इसमें भी ए दिया है, यानी A2 तो आपको कॉमन है भाई, देखिए A2 तो कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे BCD भाई ये तो मूल अंग्रेजी वर्णमाला चलें, BCDE आना चाहिए भाई। तो देखिए ई 3 ऑप्शन में है तो ई जाहिर से बताएगा। अब साथियों अब लास्ट वाला डिसाइड करेगा, CEG वाला, CEG क्या आएगा, C3 E5 G7 और 9 हो जाएगा भाई, 9 आई किस में है, A2EI में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लास्ट अक्षर का रिलेशन निकालते तो हमारा आंसर मिल जाता है भाई। क्लियर, डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ओके भाई आप क्लास पे नए हैं तो भाई जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके अब इस सवाल को हल करिए, 2 एक समान लंबाई की ट्रेनों को एक
टेलीफोन के खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लगता है। यदि हर ट्रेन की लंबाई यानी दोनों ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशाओं में सफर करते हुए आपस को कितने सेकंड में पार करेंगे बता दीजिए दोस्त। तो साथियों देखिए सवाल में क्या क्या दिया है, सवाल में क्या किया, एक तो टाइम आपका दिया है, पहली ट्रेन का 10 सेकंड दिया है, दूसरी की ट्रेन का आपका दोस्त मेरे टाइम कितना दिया है 15 सेकंड दिया है, और दोनों ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस कितना दिया है मेरे दोस्त 120 मीटर। तो साथियों यहाँ से हम लोग पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं दोनों ट्रेन की चाल। S1 का कितना हो जाएगा, इस भाई फार्मूला आप जानते हैं ना क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से S बराबर क्या हो जाएगा D/T हो जाएगा, डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा, फार्मूला ही हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से हम लोग पहले दोनों ट्रेन का स्पीड निकाल लेते हैं गुरु, क्योंकि आपका डिस्टेंस दिया टाइम दिया तो स्पीड हो जाएगा आपका D/T। देखिए पहले हम स्पीड निकाले पहले ट्रेन का, डिस्टेंस तो 120 में और पहले ट्रेन का टाइम कितना 10, तो कितना हो जाएगा भाई 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पहले ट्रेन का स्पीड कितना होगा 12 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, तो साथियों पहले स्पीड कितना था भाई हमारा D/T निकाले हमने, तो कितना होगा D 120 मीटर दिया है यानी लंबाई, और टाइम कितना दिया है पहले ट्रेन की 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब दूसर के भाई ट्रेन का हम लोग स्पीड निकाल देते हैं, D/T हो जाएगा, इसमें दोनों का डिस्टेंस कितना दिया 120 और टाइम दूसर के का 15 दिया यानी 15/20 हो जाएगा, ये 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये दोनों ट्रेनों का क्या होगा स्पीड निकल गया। अब साथियों सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, यहाँ से दोस्त मेरे दोनों को जोड़ेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों आप बताएं कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय निकालना आप सभी को, है ना, कितने सेकंड में पार करेंगे। सापेक्ष चाल तो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, क्लियर हो गया। ये हमने दोनों ट्रेनों का स्पीड निकाल लिया, पहले का 12 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे वाले का 8 मीटर प्रति सेकंड निकल लिया। तो साथियों आप बताइए कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय, पहले तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 कितना हो जाएगा भाई 240 मीटर आपका हो जाएगा। तो साथियों आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इस बार डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस तो साथियों आपका 240 हो जाएगा, क्योंकि दो ट्रेन है भाई, दोनों की लंबाई 120 मीटर है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना होगा 240 मीटर वो लंबाई हो जाएगी ना, डिस्टेंस हो जाएगा। अब स्पीड टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी दोनों को जब हम भाग कराएंगे तो 12 कितना हो जाएगा 12 सेकेंड आएगा। कितना वाला सेकेंड लगेगा साथी, तो विपरीत दिशाओं में सफ़र करते हुए आपस को कितने सेकंड पार करेंगे, तो 12 सेकंड में पार करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे ये सवाल हल होगा, बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्टली आंसर होगा। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। जब एक प्लाट को 18,700 रुपये पर बेचा जाता है तब प्लाट मालिक 15% का घाटा अनुभव करता है, तो इसे 15% मुनाफा कमाने के लिए प्लाट को कितने में बेचना होगा बता दीजिए साथियों। पहले तो भाई देखिए जब उसको 15% का हानि हो रहा है 18,700 बेचने पर, तो पहले तो इसका कास्ट प्राइस निकाल लीजिए, प्लाट का ना कास्ट प्राइस निकाल लीजिए। ऐसा सवाल होता है, जैसे कि देखिए कास्ट प्राइस हम निकालेंगे 100, 15% की हानि हुई 85 मल्टीप्लाई जो जितना कर बेचा जा रहा है 18,700 रुपये का, तो इसको कर देखिए 17×5 = 85, 17 कम 17 और 17 कम 17 एक फिर 17 कम 17 यानी 1112 में कट जाएगा भाई। 18,700 को जब 17 से भाग करेंगे तो 1112 में कट जाएगा। अब 5 कम 5 20 पंजे 100, अब 20 गुणा 1100 कितना हो जाएगा, तो 3 जीरो तो अपने आप आ जाएगा भाई, और 11 दूना 22 यानी 22,000 होगा भाई। तो प्लाट का कास्ट प्राइस जब 15% का घाटा अनुभव हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा 22,000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों 15% मुनाफे के लिए हम क्या करेंगे, प्लाट का विक्रय मूल्य निकालेंगे भाई, सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना। अब क्या निकलेगा, तो 22,000 का 115% निकाल दीजिए गुरु, क्योंकि भाई 15% का हमें लाभ निकालना है, तो 115% का कितना होगा, अब 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, अब 220 गुणे 115 करिए, आंसर आ जाएगा आपका कितना होगा, जीरो तो 2 जीरो तो आएगा ऑलरेडी भाई। अब 115 गुणे 22 कितना होगा, 2 × 5 = 10, 2 कम 2 यानी 25,300 आना चाहिए भाई, 25,300 आएगा भाई। तो साथियों इसे 15% मुनाफा कमाने के लिए प्लाट को कितने में बेचना होगा, 25,300 रुपये में बेचना होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को।
36 और 84 का उच्चतम समापवर्तक HCF क्या होगा? तो भाई HCF वो संख्या लीजिए जो दोनों को पूरी तरीके से काटे, और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही है। देखिए 4 भी साथियों 36 को काट देगा, 84 भी काट देगा, 6 भी देखिए साथियों 36 को काटेगा और 84 को काटेगा, 12 भी काटेगा, लेकिन उच्चतम पूछा है तो साथियों जानते क्या होगा आपका आंसर? 36 और 84 के अच्छे 12 होगा, क्योंकि यही 12 सबसे बड़ा संख्या है जो कि 36 को पूरा काटेगा, 84 को भी पूरा काटेगा। 12 ते 36, 12 सते 84। तो इस सवाल का क्या होगा? सी ऑप्शन 12 राइट आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा जब आप सभी से HCF पूछेगा, ऑप्शन से आप हल करें, वही ऑप्शन लीजिए, उठाइए जो सबसे बड़ा हो, दोनों को काटे पर। इसमें देखिए 4 भी काट रहा है 36 और 84 को, 6 भी काटा 36 84 को, 12 भी काट, लेकिन जो बड़ा रहेगा हाईएस्ट काम, जिसका कॉमन फैक्टर अधिक बनेगा, 12 का जब आप फैक्टर बनाएंगे तो अधिक बनेगा ना, 4 और 6, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट सवाल आज के सेशन का। देखिए साथियों, एक कार्य को रिया 12 दिनों में, रीता 18 दिनों में और गीता 24 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, पहले तो हम भाई इनका पूरा निकाल लेते। जैसे देखिए एक रिया है भाई, एक रिया है, एक रीता है, एक गीता है। ठीक है, ये तीनों कितने कितने दिनों में काम करी? रिया दोस्त मेरे कितना काम करी? 12 काम की है। ठीक है, 12 काम की है, 12 काम की है। एक सेकेंड भाई, ये 12 काम की है। और गीता कितना की काम की है? 18 काम की है। ये 18 काम की है। और गीता कितना काम की है? 24। तो साथ इन तीनों का पहले तो एलसीएम निकालेंगे। 12 18 24 का एलसीएम कितना? तो 72, यानी टोटल काम हो गया 72, कुल काम ही हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि एक कार्य को रिया 12 दिनों में कर रही है, रीता 18 दिन में कर रही है, गीता 24 दिनों में कर सकती है। तो साथियों इन तीनों का कुल काम पहले हम निकालेंगे। अब एक एक दिन काम निकालेंगे तो क्या होगा? अब 12 का भाग हम 72 में देंगे, 6 बार में जाएगा। 18 का भाग 72 में देंगे, 18 चौक 72, यानी रीता का एक दिन का काम 4 होगा, रिया का काम एक दिन का काम 6 हो गया। अब गीता का जैसे 24 या 72, 3 काम हो गया। सवाल में आगे बढ़िए कि रीता और गीता ने 6 दिन एक साथ मिलकर कार्य किया। बहुत अच्छी बात है, यानी जो रीता हैं और जो गीता हैं ये दोनों मिलकर 6 दिन काम किए। ठीक है, 6 दिन काम किए। फिर गीता की जगह रिया ने ले लिया, यानी साथियों इसके बाद ने जो रीता थी और गीता मिलकर काम की, रीता और गीता मिलकर काम की। ठीक है, तो साथियों ऐसा काम करते हैं कि रिया और हम लोग गीता जो 6 दिन मिलकर काम की उसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं भाई। दोनों मिलकर 6 काम निकले हैं। ठीक है, दोनों काम जो साथियों रीता है, कौन है? रीता प्लस गीता, ये क्या है भाई? 6 दिन मिलकर काम की है ना, तो इनका 6 दिन का काम, 6 दिन का काम क्या हो जाएगा भाई? कितना? जैसे देखिए टोटल काम पहले कितना था, जैसे कि एक तो देखिए रिया साथी, रिया जो थी वो साथी 12 दिन काम की थी, है ना, इसको देखिएगा। फिर इसको देखिए जो रीता थी साथियों 18 दिन में काम की थी, और जो गीता थी 24 दिन में काम थी। इनका टोटल काम निकालें, एलसीएम लगाएं, 12 18 24 का तो 72 आ गया। अब एक दिन का काम देखिए, रिया का 12 6 72 और 6 काम हो जाएगा, रीता के एक दिन काम 4 हो जाएगा, गीता के एक दिन काम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल में बोला कि रीता और गीता 6 दिन मिलकर काम किए, यानी जो रीता और गीता हैं ये दोनों टोटल काम एक दिन में कितना? 7 काम है। तो इनका टोटल काम मिलकर जब काम किए, देखिए सवाल क्या बोला है, रीता और गीता ने 6 दिन तक एक साथ काम किया, यानी टोटल काम इन लोग का एक साथ का कितना हो जाएगा? 42 काम हो जाएगा, है ना। फिर देखिए गीता की जगह रिया ने ले लिया, यानी गीता की जगह ना भाई रिया ने जगह ले लिया, यानी कि रीता प्लस अब गीता हो जाएंगे, रीता प्लस गीता। तो बचा काम, टोटल काम तो देखिए 72 है साथी। अब देखिए इसमें देखिए 42 काम तो भाई कौन कौन हो गया? रीता और गीता को हो गया, तो माइनस करेंगे 72 में से 42 माइनस करेंगे, 30 काम हो जाएगा टोटल काम 30 बचा ना। अब सवाल क्या बोला है कि कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया, ये सवाल पूछा गया है। अब सवाल में केवल गीता की जगह रिया ने लिया है, यानी साथियों केवल अब रिया और गीता ही काम करेंगी, रीता नहीं काम करेंगी, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि गीता की जगह रिया ने ले लिया है काम। ठीक है, गीता की जगह यानी रिया और रीता काम करेंगी। तो टोटल काम देखिए 30 बचा है। ठीक है, 30 काम बचा है, तो रीता प्लस रिया काम कितना हो जाएगा? रीता प्लस रिया का काम कितना होगा? शेष काम 30 बचा भाई,
शेष काम और बटे में उनकी क्षमता कितना था भाई, देखिए 30 था और उन दोनों काम मिलाकर 10 काम था भाई, ठीक है 10 काम था, तो कितना काम हुआ, 3 काम हुआ रीता और रिया का। लेकिन कुल समय कितना लगेगा, 6 दिन उन लोग का भाई, 6 दिन जो मिलाकर वो दोनों काम की थी रीता और गीता, और ये 3 काम हो जाएंगी रीता और रिया का, तो टोटल काम कितना हो, 6 3 9 काम हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप सोचें 10 कहाँ से आया, 10 कहाँ से बताएं हम आपको। देखिए जैसे एक कार को रिया थी वो साथियों 12 दिन में काम की थी, है ना। फिर रीता थी 18 दिन में काम की थी, और गीता जो थी साथी वो कितने काम थी, वो 24 दिन में काम थी। तो ये तीनों मिलाकर जैसे टोटल इन लोगों का काम 72, एलसीएम निकालते ही 72 काम होता है। तो एक दिन का काम रिया का 6 है, रीता का साथी 4 है, तो रीता रिया देखिए यही मिलाकर एक दिन काम 10 हो रहा है ना। यही हम 30 से भाग, शेष काम से 10 से भाग दिए थे, इन दोनों का शेष काम से जो बचा था, तो 3 काम हो गया। और ये दोनों काम मिलकर कितने की थे, 6 काम की थी भाई, 6 दिन रीता और गीता ने। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना, तो कुल समय में कितना काम, कितने समय में हुआ, 9 दिन में काम हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ये सवाल हल होगा मेरे दोस्त। तो साथियों फाइनली जाकर ये 80 सवाल आज की सेशन में भी कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए साथियों आपको किस सवाल पे डाउट है, कमेंट करके आप सभी बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। मेरे दोस्त बहुत मेहनत के बाद 2 पेपर रेडी हुआ है। तो साथियों डेली क्लास करनी है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। डेली इसी तरह क्लास आएगी मेरे दोस्त। मॉक टेस्ट आप जरूर ले लीजिए भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई वो लिंक दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मैंने पिन किया है, पहला ही लिंक, तो उसको भी आप जरूर चेक करिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथ एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू भाई। पढ़ाई खूब करिए, मेहनत करिए, क्योंकि अंतिम 15 दिन हमारे पास बाकी है। इसी 15 दिनों में सिलेक्शन लेना है, हर क्वेश्चन को तैयार करना है। ओके, तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।